गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर एक बार माइक अनम्यूट कर लेना। माइक माइक अनम्यूट कर लेना आशीष सर। जी सर। हेलो। चलो ठीक है, समझ में तो आ गया होगा कल का। नहीं तो जो भी डाउट हो ना लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। अभी आगे का ही पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों का, है ना। देखो यार, हमने बेसिक बेसिक तो कल थोड़ा है ना फंडामेंटल राइट्स का देखा था, है ना। तो वो तो लगभग समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले यार हम लोग ना अब जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखो आप लक्ष्मीकांत की बुक उठाओगे ना, उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है ना। तो उसको भी गो थ्रू कर लेना, है ना। मैंने आपके 7-8 मेन स्पेशल फीचर्स है ना, जो बिल्कुल मेन स्पेशल फीचर्स हैं, वो वहां से पिक करें, ठीक है। मैं आपको पहले वो समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आर्टिकल 12, 13 है ना। उसके बाद इसमें जो जैसे एक टॉपिक आता है रूल ऑफ लॉ, है ना। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है, रूल बाई लॉ क्या है ना। ठीक है, एग्जाम में ना सिंपली क्या होता है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट ये आ जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से क्या समझते हैं आप लोग, है ना। उसमें 4 स्टेटमेंट होंगे तरीके से, ठीक है। क्योंकि रूल ऑफ लॉ, रूल बाई लॉ, ये सारा का सारा जो आपका टॉपिक है, ये आपका आर्टिकल 14 के से रिलेट करता है, ठीक है। चलो देखो, स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, भारतीय संविधान के जो स्पेशल फीचर्स हैं। स्पेशल फीचर्स से हम लोग क्या समझते हैं सबसे पहले को, कि हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। मैंने कल आपको बेसिक समझा दिया था कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला जाता है ना। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझाया था, ठीक है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी ना कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कुछ कुछ प्रोविजंस को हम जो हमारे चैप्टर के, जब हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ा था तब भी पढ़े थे। मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी पढ़ाई थी जब, तब मैंने आपको बताया था कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तब हम लोगों की फंडामेंटल राइट्स जो है अंडर आर्टिकल 358, आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाता है। आर्टिकल 359 के अंदर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की जो हम लोगों को जो राइट है ना, वो ही खत्म हो जाता है ना। ये सब मैंने आपको समझाया। तो यही थोड़े थोड़े ना स्पेशल फीचर्स हैं, है ना। तो इनको धीरे धीरे पढ़ते हैं एक एक टॉपिक करके, ठीक है। उसके आगे बाद हम प्रोसीड करें, ठीक है। हाँ, देखो सबसे पहला जो इसमें सबसे पहला ही जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, मैंने भी बता दिया होगा, लेकिन मैं इसको जल्दी सबको रिवीजन बता देता हूँ। ठीक है, राइट्स आर जस्टिसेबल, है ना। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, है ना। हिंदी में ये है कि मौलिक अधिकार आपके न्यायोचित होते हैं, है ना। अब देखो आपने इससे मतलब क्या है, जस्टिसेबल से मतलब क्या है, न्यायोचित से मतलब क्या है। देखो इससे मतलब ये है कि अगर कल को आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट होता है, ठीक है ना, कल को आपका कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है। जैसे आपका राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है। जैसे मान लो आप चाहते हो कि यार आप कोई शॉप खोलना चाहते हो, मतलब कुछ भी कर, आप बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हो, है ना, और वो लॉ के अंदर लीगल भी है, ठीक है ना। तभी भी कोई आपको या कोई स्टेट की एजेंसी आपको रोक रही है ना। तो आपका क्या हुआ, आपका राइट टू जो आपका राइट टू लिबर्टी है, उसका हनन हो रहा है आर्टिकल 19 के अंदर। तो क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना। जस्टिसेबल का मतलब होता है कि आप जैसे ही कोर्ट अप्रोच करोगे, है ना, तो जो आपका राइट मतलब जिसको वैलिड मतलब जिसको नहीं सरकार जिसको नहीं मान रही है ना, जो जो जिस आपके राइट का, जिस आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ना, तुरंत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, है ना। और आपका जो आपका मौलिक अधिकार हनन हुआ है जो भी, है ना, उसको उसकी जो सही पहले से है ना, जो जो होना चाहिए था उस केस में, उसको ठीक है वो करेगा वो, है ना। तो ये इसको बोला जाता है राइट्स आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब सिंपल यही है कि जो आपके आर्टिकल 14, 15, 16, 17 इनका अगर कभी भी वायलेशन होगा, है ना, तो हम लोग डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, ये इसमें थोड़ा डिफरेंस कैसे है, जो ये है ना न्यायोचित है, मौलिक अधिकार न्यायोचित है, इसका मतलब क्या है। देखो आपने अगर पढ़ा हो तो प्रियम्बल, है ना, प्रियम्बल जो प्रस्तावना जिसे बोलते हैं ना, जो हमारा प्रियम्बल है ना, वो क्या है, हमारा नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रियम्बल की कोई चीज वायलेट होती है कल को, है ना, कुछ भी मतलब, ठीक है ना, कोई केस आता है, कुछ आता है, तो सर वो आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो। नहीं सर, वॉइस तो क्लियर है। अच्छा आ रही है यार सर, अपनी आपकी एंड वॉइस से क्लियर है। हाँ एक बार देखो, है ना, एंड में प्रॉब्लम, मेरे यहाँ से तो सही आ रही होगी सिग्नल वगैरह।
तो मैं क्या बता रहा था, जस्टिसेबल है ना। जैसे कि देखो आप ना थोड़ा थोड़ा जैसे मैं आपको बताऊं, खासकर पॉलिटी पढ़नी कैसे है, देखो जैसे आप जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ो तब उसको पैरेलली हाई कोर्ट के साथ पढ़ो, है ना। जैसे कि अगर पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो उसको पैरेलली स्टेट लेजिस्लेचर के साथ पढ़ा जाए, है ना। जिससे क्या है ना, मेन डिफरेंस क्या क्या चीज है, जैसे कि स्टेट का जो स्टेट स्टेट और सेंटर, है ना, पार्लियामेंट में, है ना, और हमारी जो विधायिका, जो हमारा स्टेट विधानसभा जो होती है, स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें जो बिल पास होते हैं उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना। कैसे कैसे पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं और कैसे आपके स्टेट लेजिस्लेचर में, है ना, विधानसभा में बिल पास होते हैं, है ना। तो इनका जो डिफरेंस है ना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर, ठीक है। जब बिल बताऊं, मैम ने अगर बताया होगा तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जैसे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मनी बिल है, ठीक है। मनी बिल क्या है, वो आपका लोकसभा में ही पास होता है, ठीक है। सेम वो स्टेट में भी वही चीज है ना, वो स्टेट की विधानसभा में ही पास होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, हाँ, जैसे आपका जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन होता है, ठीक है, आपका पार्लियामेंट के जो आपका राज्यसभा और आपका लोकसभा के बीच में, ठीक है। अगर वो मनी बिल नहीं है, फाइनेंस बिल नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन जॉइंट सीटिंग का आपका स्टेट में नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मतलब पार्लियामेंट को भी पढ़ना है ना, कुछ भी पढ़ना है तो डिफरेंस से पढ़ना है कि जो उसके लगभग सेम चीज में क्या डिफरेंस है, हाई कोर्ट में क्या पावर डिफरेंस है और आपका सुप्रीम कोर्ट में क्या पावर डिफरेंस है, ठीक है ना, पैरेलल, ठीक है। तो जो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा था, राइट्स आर जस्टिसेबल, मौलिक अधिकार न्यायोचित है, ठीक है। मौलिक अधिकार न्यायोचित है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, लेकिन ना ही तो प्रियम्बल जस्टिसेबल है, ठीक है ना। अगर प्रियम्बल का कोई भी प्रोविजन, प्रस्तावना का कोई भी प्रोविजन अगर वायलेट होता है तो तो मतलब सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट जारी नहीं करेगा, है ना, वो उसको इंटरप्रेट जरूर करेगा, ठीक है ना। वो उस केस को सुनेगा जरूर, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई रिट जारी नहीं करेगा, है ना। सेकेंडली अगर आपको जैसे कि डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, है ना, शायद यही है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। अब मैं आपको यार एक चीज खुद सोचना आप, ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्या चीज, और देखो आखिर ऐसा क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स को ही जस्टिसेबल रखा गया, ठीक है। और ऐसा क्या हुआ कि डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना, डीपीएसपी इसके अगला ही पार्ट है, उसमें जब पढ़ोगे आप उसमें भी देखोगे यार बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आखिर उनको क्यों नॉन जस्टिसेबल रखा गया और फंडामेंटल राइट्स को ही क्यों जस्टिसेबल रखा गया, ठीक है। ये तो डाउट आना चाहिए, है ना। और यही सबसे मतलब मेन वो है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसेबल रखा। देखो मैंने आपको कल भी बताया था, किसी भी कंट्री में सबसे पहले जो डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी, और जहां पर भी ह्यूमन डिग्निटी की वैल्यू होगी, है ना, जहां पर भी ह्यूमन डिग्निटी की वैल्यू होगी, जहां पर भी ह्यूमन राइट्स की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा, अगर राइट्स, देखो मैंने आपको कल बताया था सिंपल राइट्स, ठीक है, उसमें बहुत सारे बताए थे मैंने, नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, बहुत सारे राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जब मैंने आपको मौलिक अधिकार बताए थे, मैंने आपको बताया था ये वो बेयर मिनिमम है जिसके बिना इंटेलेक्चुअल, मतलब ना ही तो ह्यूमन का इंटेलेक्चुअल जो उसका ग्रोथ है वो पॉसिबल है, ठीक है ना ही इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, ठीक है ना, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप खुद सोचो ना, मैंने आपको कल एग्जांपल भी दिया था, मान लीजिए मौलिक अधिकार का मतलब क्या, आपका राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना। अगर इंडिया में सऊदी अरेबिया की तरह अगर वुमेन को एजुकेशन का राइट ना हो, ठीक है, तो क्या कभी जो वुमेन के अंदर, यार आज कितने एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, इंडिया से कितने एग्जाम्पल की वुमेन ने क्या क्या करके दिखा दिया, है ना, तो क्या कभी वो पता नहीं हो पाता, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स तो हम, अगर कोई भी राइट है, मैंने आपको कल ही बताया था, अगर उस राइट को, मैंने आपको राइट जब पढ़ाया था मैंने आपको बताया था कि अधिकार क्या होता है, मैंने बताया था आपको रीजनेबल क्लेम होना चाहिए, ठीक है ना, कोई रीजनेबल दावा होना चाहिए, है ना, सोसाइटी उसको माने, और सबसे ही मेन जो मैंने आपको बताया था कि कोई कोर्ट होनी चाहिए जो उसको एनफोर्स करा सके, है ना। उसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी और कंट्री में कोई और बॉडी भी हो सकती है, ठीक है ना। मतलब क्या कि कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो जब वो राइट का वायलेशन हो तो उन राइट्स को वो फिर से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रीइंस्टेट कर सके, ठीक है। तो इसलिए ही राइट्स, जब फंडामेंटल राइट्स तब ही होंगे जब वो जस्टिसेबल होंगे, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना, राइट टू इक्वालिटी का हनन कर दे, ठीक है ना, मेरे मान लीजिए कोई केस हो कि मेरे को कम तवज्जो दी जाए, किसी सामने वाले बंदे को ज्यादा तवज्जो दी जाए, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सेम केस सेम लॉ जो मेरे पे अप्लाई होगा, सेम लॉ किसी और पे भी अप्लाई होगा, है ना। आप पर भी वही लॉ अप्लाई होगा, मेरे पे भी वही लॉ अप्लाई होगा, लेकिन अगर वो लॉ जस्टिसेबल नहीं होगा, है ना, वो लॉ न्यायोचित नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, पहली चीज मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स,
का कंसेप्ट ही कहाँ से आया है ना। मॉडर्न देखो, मॉडर्न सोसाइटी जो है, जो मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम है, उसमें क्या है कि राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो हम लोगों ने, मैंने आपको कल बताया था कि हम लोगों ने अपने राइट्स को जरूर दिए हैं, अपने अधिकार तो, अपने जो राइट्स हैं वो तो राज्य को जरूर दिए हैं, वो तो स्टेट को जरूर दिए हैं, है ना, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में लिखे गए हैं, लेकिन हमने सारे राइट्स नहीं दिए हैं अपने, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही कोई चीज चलनी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे, संविधानवाद पे कोई सरकार चलनी है, ठीक है, और उस सरकार में रूल ऑफ द लॉ, ठीक है ना, कानून का शासन स्थापित होना है, तो उस मतलब उस राज्य में या उस देश में जो मौलिक अधिकार हैं उनको उनको जस्टिसेबल, न्यायोचित होना ही होना पड़ेगा, ठीक है। क्यों डीपीएसपी क्यों नहीं न्यायोचित है? क्योंकि जो डीपीएसपी में प्रोविजन है ना, वो एक तरीके से ऑप्शनल है। मतलब ऑप्शनल क्या है कि वो स्टेट को ना एक तरीके से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ना, जो हमारा संविधान है, वो राज्य को एक तरीके से पॉजिटिव चीजें बताता है कि राज्य कि मतलब स्टेट का मतलब आप ये समझना, मैंने कल भी बोला था, जो स्टेट का मतलब है, अभी बताता हूँ स्टेट का मतलब क्या है। स्टेट का मतलब, लेकिन फिलहाल आप राज्य सरकार मत समझना, ठीक है ना। स्टेट का मतलब होता है पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, तो डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या होता है कि डीपीएसपी राज्य को ये बताती हैं कि आप प्लीज ये काम करिए, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है ना, आर्टिकल 44 में, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए। अब देखो आप ये बताओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो भी ठीक है, नहीं भी बनेगा, मतलब बनेगा तो बेटर ही है, नहीं भी बनेगा तो चल ही रहा है, ठीक है ना काम। लेकिन जो पार्ट 3 में, ठीक है ना, भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो ऐसे ऐसे बेसिक चीजों पे हैं जिनके बिना ह्यूमन की, हम लोगों की कोई लिबर्टी नहीं है, स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, हमारी आजादी का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए इनको जस्टिसेबल बनाया गया, ठीक है। आप खुद सोचो, इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी नहीं ना हो तो क्या मतलब है, ठीक है ना। फिर तो एक राजा होगा, वो मुझे हो सकता है मेरे को वो फेवर कर दे, किसी और को फेवर ना करे, है ना। लेकिन क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स होंगे हमारे पास, तो क्या है फंडामेंटल राइट्स का मतलब, क्या, राइट टू इक्वालिटी, है ना। जो राइट, मतलब लॉ के सामने मैं भी इक्वल हूँ और आप भी इक्वल है, कोई भी इक्वल है, ठीक है ना। जो लोग क्लर्क पे अप्लाई होता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पे भी वही लॉ अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो सेम है ना। कोई जो लोग, जो मतलब जो कानून पुअर पे अप्लाई होता है, वही कानून एक रिच बंदे पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो सेम है ना। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसेबल बनाया गया, ठीक है ना। यही रीजन है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसेबल बनाने के लिए, जिससे कि जैसी फंडामेंटल राइट्स का, जैसे ही किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो, मौलिक अधिकार मतलब वो बेयर मिनिमम जिसके बिना ह्यूमन की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है ना। मतलब जी तो लेगा ह्यूमन, ठीक है, लेकिन जो मतलब वो था ना कि जिस चीज के लिए हम लोग लड़े, जिस आजादी के लिए हम लोग लड़े, है ना, हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े, है ना, तो उस लिबर्टी के लिए, है ना, जो अंग्रेजों के, मतलब जो अंग्रेज ब्रिटिश एम्पायर में जो हम लोगों ने डिफिकल्टीज झेली, है ना, वो फिर से ना झेलनी पड़े, इसलिए राइट्स को जस्टिसेबल बनाया गया, ठीक है। अब देखो जस्टिसेबल का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपके राइट का हनन होगा, ठीक है, तुरंत आप जाओगे कोर्ट। अब देखो यहाँ कोर्ट पे जाने की जो पावर होती है ना, खाली ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है, ठीक है। आर्टिकल 32 में ना, जब पढ़ेंगे तब बता दूंगा, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। आर्टिकल 32 में तो एक लाइन लिखी है कि पार्लियामेंट अगर किसी को भी चाहे ना, पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उनके अलावा भी किसी और कोर्ट को ये पावर दे सकता है कि वो रिट इशू कर दें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ना कितनी बार पेपर में आया है, यूपीएससी में भी आया, यूपीपीसीएस में भी आया, ठीक है। आर्टिकल 32 की मैंने आपको बताया, आर्टिकल 32 जैसे मेरी क्लास खत्म हुई ना, आर्टिकल 32 सब देखना एक बार, उसमें इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखना, हिंदी वाले हिंदी में देखना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में क्या लिखा हुआ है, पार्लियामेंट, है ना। तो वहां पर पता है क्या ऑप्शन क्वेश्चन कैसा आता है, देखो मैं आपको बताऊं कि इंडिया में क्या, इंडिया में, इन इंडिया, ठीक है, जो रिट इशू करने की जो पावर है ना, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा भी किसी और को दी जा सकती है, ठीक है ना। तो ऐसा कौन करता है, ठीक है ना। तो उसमें ऑप्शन होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, पार्लियामेंट, है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तो ये 3 होते हैं, बाकी तो 4 तो कुछ भी दे देंगे, वो तो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। कंफ्यूजन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट के बीच में, ठीक है ना। तो ये पार्लियामेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। आर्टिकल 32 बिल्कुल क्लास के बाद देखना, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जस्टिसेबल है ना, तो क्या होता है कि क्या नाम है इसमें, जैसे आपके राइट्स का हनन होगा, ठीक है, वायलेट होंगे, तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाओगे अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि आर्टिकल 32, है ना, देखो मैं ना अलग अलग भी बता दूंगा, लेकिन जो फ्लो हो रहा है ना उसके साथ भी समझते जाना, ठीक है। अंडर आर्टिकल 32 क्या है कि आपके पास एक पावर है, जैसे मतलब पावर क्या, आपका राइट है, ये आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आपको फंडामेंटल राइट है कि जैसे ही आपके किसी राइट का हनन हुआ, वायलेशन हुआ, तो आप तुरंत क्या होगे, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की जो हमारा राइट है, वो तो फंडामेंटल राइट है ना। अंडर हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, तो छठा फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, है ना। इसको हिंदी में क्या है आपका,
संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना। लेकिन जो अंडर आर्टिकल 226 226 ठीक है ना, अंडर आर्टिकल 226 अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है, या तो हम हाई कोर्ट चले जाएं या हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, ठीक है, या हम हाई कोर्ट या हम सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों कोर्ट के अलावा कहीं नहीं जा सकते। अगर पार्लियामेंट कोई बोल दे कि भाई इस कोर्ट के पास भी जा सकते हो तो जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब हम जाएंगे वो तो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना। वो मतलब क्या है कि हम कोई बंदा अगर जाएगा कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो क्योंकि वो एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन जब हम 226 में आर्टिकल 226 में जब हम हाई कोर्ट के पास जाते हैं अपने राइट मतलब अपने राइट जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनका वायलेशन के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, एक तरीके से मतलब उसकी जो वो चाहे तो आपकी उस अपील को एडमिट कर सकता है, चाहे वो रिजेक्ट कर सकता है। इसका मतलब सिर्फ आपको भी ये समझना है कि अंडर आर्टिकल 32 हमारे पास जो हमारा जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट जाने में तो वो तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना। लेकिन हाई कोर्ट के पास जाने के लिए जाने का जो अधिकार है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए वो आर्टिकल 226 में, ठीक है ना। और इसलिए आर्टिकल 32 में हमारे पास जो पावर है सुप्रीम कोर्ट जाने की, ठीक है। तो इस चीज को भी बहुत ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, देखो मैंने आपको बताया, सेकंड मैं आपको बताऊं क्या चीज, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, है ना। एब्सोल्यूट क्या मतलब, कोई देखो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, मतलब इस तरीके से पूर्णता नहीं है। इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है उनके ऊपर, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस कैसे हैं, रेस्ट्रिक्शंस कैसे हैं, देखो आर्टिकल 19 के अंदर है ना, आर्टिकल 19 सबको ये पावर देता है कि वो कुछ भी प्रोफेशन करें, ठीक है, कुछ भी प्रोफेशन करें। लेकिन उसने कुछ एक्सेप्शन लिख दिए हैं कि भाई किसी चीज में क्वालिफिकेशन चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, अगर आप ये बोलो, ठीक है, क्योंकि देखो राइट अगर हम ये बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट, वो पूर्ण है, मतलब कि मेरे जो मौलिक अधिकार है वो बिल्कुल पूर्ण है, मतलब उन पर बिल्कुल मेरा एक तरीके से हक है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हो डॉक्टर बनना, ठीक है ना। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि कल को आपको मन करा डॉक्टर बनने के लिए तो आपने गए एक दुकान खोल दी, ठीक है, फिर आपने दुकान खोल दी, आप चला रहे हो उसको, है ना। तभी क्या हुआ, आपकी शिकायत कर दी, है ना, और जो स्टेट मतलब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने आपके खिलाफ वो कर दिया, है ना, कार्रवाई कर दी। तो आप ये नहीं बोल सकते भाई ये मेरा अधिकार है कि मैं कुछ भी प्रोफेशन करूँ, तो ऐसा तो है नहीं। क्योंकि भाई आपको अगर जैसे आर्टिकल 19 में ये बोला है कि आपको कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो आप, लेकिन कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जैसे कि भाई आपको डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, है ना, इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको बीटेक की डिग्री चाहिए, ठीक है। तो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपके जो मौलिक अधिकार है वो कभी खत्म नहीं होंगे, है ना। खत्म मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तब वो थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। जब मार्शल लॉ लगता है देश में, मतलब किसी भी जगह, जैसे आपने सुना होगा आफ्सपा, है ना, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आफ्सपा जनरली लगा रहता है, तो वहाँ पर क्या है उनके मौलिक अधिकार थोड़े थोड़े कम रहते हैं, है ना, ठीक है। आफ्सपा में जैसे क्या होता है ना, आफ्सपा में जैसे नॉर्थ ईस्ट में लगा होता है तो आर्मी को पावर होती है कि वो सस्पेंशन के मतलब जो होता है ना थोड़े सस्पेंस, उनको कोई डाउट हुआ है ना, तो उसके बेसिस पे भी किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं ना, कहीं भी एकदम रेड डाल सकते हैं, किसी के भी घर की एकदम तलाशी ले सकते हैं, है ना। तो एब्सोल्यूट नहीं है ना, कंडीशंस को देख के हम लोग इनको थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट ने जैसे आपका एक्ट मतलब एक तरीके से एक्ट पास करके आपका बनाया था, आर्मी होती है मेनली, ठीक है। आर्मी का मतलब आर्मी का जो आपका में ये होता है कि देखो डिटेल में तो बाद में बता दूंगा आपको, सिंपली ये है कि आर्मी का रूल आ जाता है, ठीक है ना, उस केस में यहाँ पर भी आपका। उसके बाद देखो थर्ड चीज की कि फंडामेंटल राइट सबसे, फिर देखो बात हुई कि चलो ठीक है ये सब समझ लिया हमने, मौलिक अधिकार न्यायोचित है, जस्टिसेबल है, ठीक है ना, उनको वो एब्सोल्यूट नहीं है। देखो एब्सोल्यूट का आपने एक चीज और ध्यान एक चीज से समझना कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट अच्छी ही नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज एब्सोल्यूट अच्छी ही नहीं है। उसका रीजन ये है, देखो अगर एब्सोल्यूट होने लगे हर चीज, मान लीजिए ना ही तो स्टेट के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो एब्सोल्यूट हो जाए, ठीक है ना, टायरनी आ जाए, मतलब कि राज्य के पास इतनी ताकत आ जाए कि वो जो चाहे वो कर ले, ना ही तो ऐसा होना चाहिए। ना ही जो इंडिविजुअल है उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो देखो राइट्स क्या है, राइट्स अगर मेरे को राइट्स मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ दूसरे के राइट्स का उसका हनन भी नहीं हो, वायलेशन भी नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं उस मतलब वो एक तरीके से वो हमारे राइट्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, हम उसके राइट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती कोई भी चीज, है ना। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मौलिक अधिकार के नाम पे मुझे स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है, मुझे फ्रीडम चाहिए, तो मुझे बिल्कुल ही फ्रीडम चाहिए, मुझे किसी और की फ्रीडम की कोई चिंता ही नहीं, ठीक है ना। तो एक ना बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, इसका मेनली मतलब ये है इसको, ठीक है, ये ठीक है, इसको ना लक्ष्मीकांत से एक बार जरूर पढ़ लेना, बाकी मैंने आपको खुद से ही इतना डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या चीज हुआ, जब धीरे धीरे फिर ना जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, उसके बाद 10-15 साल तक ना क्या हुआ कि जैसे देखो आपको पता है कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना 1978 में पास हुआ। राइट टू प्रॉपर्टी था, पहले क्या था, वो एक मौलिक अधिकार है था, उसको चेंज करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया, संवैधानिक अधिकार बनाया गया, ठीक है। तो यही बात चलती रहेगी, क्या फंडामेंटल राइट जो हमारे मौलिक अधिकार हैं क्या उनको चेंज किया जा सकता है ना। अगर उनको चेंज किया जा सकता है तो उनको चेंज करेगा कौन, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, मतलब वो इतने बेयर मिनिमम होते हैं कि उनको ये बोला जाता है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स जैसी कोई चीज चेंज करनी है, इंडिया में भी स्टार्टिंग में यही था कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स जैसी कोई चीज चेंज करनी है तो आपको एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, है ना। अब नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनेगी नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसने बना दिया, है ना। तो इस पे बहुत ज्यादा टसल रही, ठीक है, वो भी मैं आपको लेटर क्लासेस में बताऊंगा क्या टसल रही है ना, क्या मतलब ये इंपॉर्टेंट है ना कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट है, नहीं था तो क्या 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 प्रोविजन थे, है तो सब क्या क्या प्रोविजन है ना। फंडामेंटल राइट और डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में क्या टकराव होता है ना, कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है ना, ठीक है, ये सब चीजें मतलब ये ना मेंस में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको करंटली सिर्फ बता देता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, जो आपके मौलिक अधिकार है उनको अमेंड किया जा सकता है, ठीक है, उनको संशोधन किया जाता है। तो पता ही आपको, तभी तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को संशोधित किया गया है ना, और उसके बाद तो बार बार संशोधित किया जा चुका है, अमेंड किया जा चुका है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, है ना। तो ये चीज होगी, ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज देखो ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैसे तो जब बार बार आएगा, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन ना जो बार बार रिपीट होते हैं ना वो आपको बताता चल रहा हूँ, उनको ध्यान रखना जो मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने बताया ना पार्लियामेंट में थी, पार्लियामेंट वाला जो मैंने अभी आपको बताया था कि पार्लियामेंट ही वो पार्लियामेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को ये पावर दे सकती है ना, कि वो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए रिट जारी कर दे, ठीक है, ये चीज। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट के पास जो हम जाते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं अंडर आर्टिकल 33 ये हमारे मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, मैंने बार बार बोला कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही चेंज किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो आपको पास करने की पावर होती है वो राज्यों को नहीं होती, स्टेट को नहीं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होती, ठीक है ना, मतलब स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं होती, है ना। ये जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं वो सिर्फ ये आपके कहाँ होते हैं, ये आपके सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में पास होते हैं। मतलब क्या, या तो इसको राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा में भी इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का, और आपके लोकसभा में भी इसका वो हो सकता है ना। मतलब दोनों हाउसों में से किसी में भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का इंट्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन जो आपके मनी बिल होते हैं ना, जो आपके धन विधेयक होते हैं, उनका जो इंट्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना है ये मैं कह रहा हूँ, यूपीपीसीएस में तो रिपीटेड आया, हर ऑल्टरनेट ईयर आता है, मतलब कई बार तो लगातार आया, हर साल आया ये कुछ, है ना, कि मनी बिल कौन से हाउस में मतलब वो होता है, ठीक है। या तो ऑप्शन में दे देंगे कि मनी बिल जो आपका धन विधेयक है वो क्या नाम है आपका लोकसभा में और राज्यसभा में कोई से भी हाउस में मतलब इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये गलत होगा। बाकी क्या मनी बिल है, क्या प्रोविजन है, थोड़े से डीप में बाद में बताऊंगा, है ना। लेकिन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो आप संविधान संशोधन जो आपके एक्ट हैं वो पार्लियामेंट में ही पास होंगे, स्टेट की असेंबली में नहीं पास होते, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना बिल्कुल। कोई से भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस किया सकता है, वेदर इट इज राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, कोई से भी हो सकता है ना। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, ठीक है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चैप्टर में भी आएगा, लेकिन मैं खुद ही आपको बार बार बता दूंगा तो याद रहेगा आपको। 24वां संविधान संशोधन 1971 ने ये मतलब ये बाइंड कर दिया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति को ये मतलब बिल्कुल बाइंड कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब भी आएगा, है ना, उस पे आप मतलब उनके पास ना कुछ वीटो पावर होती है, ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ा दिया होगा वीटो पावर। तो जो वीटो पावर होती है ना उनपे वो कुछ उनका यूज नहीं कर सकते। मतलब एक बार जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, एक बार जो आपके मान लीजिए पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज करेंगे, लोकसभा ने भी राज्यसभा ने भी दोनों हाउस में पास कर दिया, तो राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होती, उनको वो मतलब बाध्य होते हैं, ठीक है ना, वो बाइंड होते हैं कि वो उस पर साइन करेंगे ही करेंगे, ठीक है।
ये चीज होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो आप ये चीज समझना, ठीक है ना, कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है इट कैन बी अमेंडेड, है ना। अच्छा एक चीज हो रहेगी, इट कैन बी अमेंडेड मतलब उनको अमेंड किया जा सकता है, मतलब उनको संशोधित किया जा सकता है, उनको रिमूव हटाया भी जा सकता है। हटाने वाले आप एग्जांपल ध्यान रखना, आर्टिकल 40 सॉरी राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है ना। पहले आपका फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, उसके बाद उसको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, ठीक है ना। तो रिमूव वाले में वो ध्यान रखना, और जो आपका अमेंड है, अमेंड तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, अमेंड में तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज, जो नेक्स्ट पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। अब देखो जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको अमेंड भी किया जा सकता है ना, उनको रिमूव भी किया जा सकता है, रिमूव कर दिया ना, राइट टू प्रॉपर्टी कर दिया, और उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। सस्पेंड कैसे किया जा सकता है, आपको मैंने बताया था आर्टिकल 19 जब होता है, आर्टिकल 19 के टाइम पे वो सॉरी जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है ना, अंडर आर्टिकल 358, है ना। और फिर मैंने आपको बताया था अंडर आर्टिकल 359, ठीक है ना। 359 आर्टिकल के अंदर क्या होता है, जो हमारी कोर्ट जाने की जो पावर है ना, जो हमारे आर्टिकल 32 में जो हम लोगों के पास वो है ना पावर, राइट है जो हमारा, कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल जो अंडर आर्टिकल 359 है ना, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालते हैं, और जो आपका ये जो राइट है ना कि आप वहां पर जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या नाम है, जो आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना, इसी राइट को खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि देखो आप ये देखो ना कि फंडामेंटल राइट का मेन मतलब यही है, फंडामेंटल राइट का तब तक कोई मतलब ही नहीं होगा अगर कोई बॉडी नहीं है। आप खुद सोचो, अगर सुप्रीम कोर्ट आज हट जाए तो हमारे मौलिक अधिकार का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये चीज है। और एक चीज मैं आपको बताऊं ना, ये जो मैं आपको बताऊं थोड़ा ना इसको मतलब ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, जब मेरा इस बार इंटरव्यू था तो मेरे से यही क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे से पूछा था, चेयरमैन सर थे, उन्होंने पूछा था कि अगर हम आपको ऑप्शन दें, ठीक है, आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 है ना, और आपको आर्टिकल 32 है ना, जहां पर मेरी वॉइस इको कर रही है क्या? नो सर। ऐसा क्लियर है। क्लियर है? अच्छा यार किसी का देखो यार एक बार चेक कर लो अपने एंड पे, जब सबको क्लियर हो तो फिर मुझे लगता है। हाँ तो मैं बता रहा था, हाँ तो मेरे से चेयरमैन सर ने पूछा था कि अगर हम आपको ऑप्शन दें, अगर आपको आर्टिकल 32 है ना, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है ना, जिसमें आपको पावर होती है कि आप कोर्ट के पास चले जाएं, आप वो चूज करेंगे, या आप आर्टिकल 21 जिसमें आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, आप उसको चूज करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया था, मैंने तो फिर वहाँ आर्टिकल 32 चूज किया था, लेकिन वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि आप राइट टू लाइफ चूज करो, क्योंकि देखो मैं आपको एक्चुअली बताऊँ ना, आपको इंटरव्यू को बताऊँ, आप वहाँ ना जनरली आप कुछ भी जो ना सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आप उसको कुछ भी जवाब दोगे ना, वहाँ पर 4 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, वो ना आपको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, मतलब इस तरीके से करेंगे कि आप गलत बोल रहे हो, है ना, जिससे कि आप अपने जो आपने आंसर दिया उससे चेंज कर लो, ठीक है। उन्होंने मतलब मेरे से भी बोला कि आप राइट टू लाइफ नहीं लेंगे, तो मैंने बता दिया था, मैंने कहा सर राइट टू लाइफ का मतलब ही नहीं है कोई, अगर मेरे पास ये अधिकार ही नहीं है कि मैं कोर्ट में जा सकूँ, सुप्रीम कोर्ट में जा सकूँ, तो मेरे उस राइट टू लाइफ का मतलब ही क्या है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि आप मतलब इसका मतलब ये है कि आप राइट टू लाइफ मतलब आपको राइट टू लाइफ का मतलब नहीं है, तो मतलब वो ये है कि आपको ना कहीं ना कहीं घुमाएंगे, लेकिन आपको कोई ना कोई स्टैंड लेना जरूरी है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता वो सही था गलत था, लेकिन मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन क्या है ना, फंडामेंटल राइट्स का जो मेन मतलब है ना, कि आप ये देखो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जो अधिकार है ना, संविधान उपचार का जो हमारे अधिकार है, वो ही सबसे मेन एक तरीके से हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हमें ये मतलब एक तरीके से हमें पावर ही ना हो कि मतलब राइट ही नहीं हो कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हमारे राइट का जैसी वायलेशन हो, तो वो मीनिंगलेस है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद देखो ये क्या है ना, फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो आपको इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं, है ना, और कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंडियन सिटीजन है तभी आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, ठीक है ना। अगर कोई और बंदा भी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ध्यान रखना है इसको, आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 19 आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 19 आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये 5 फंडामेंटल राइट्स तो सिर्फ और सिर्फ आपके क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया को ही मिले हुए हैं। उसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबको मिले हुए हैं, मतलब चाहे वो इंडिया का सिटीजन है
या नहीं है। मान लो इंडिया का कोई बाहर का रेजिडेंट इंडिया में आया हुआ है, ठीक है ना, आते हैं ना बहुत लोग टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, घूमने आते हैं ना, तो राइट टू इक्वालिटी उन पे भी लागू होगा, है ना, जो 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 कानून मेरे पे लागू होगा वही कानून उन पे लागू होगा, है ना। तो ये चीज ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो बाहर से आए हैं तो हम उनको एज अ मतलब रेजिडेंट मतलब एज अ ह्यूमन ट्रीट नहीं करेंगे, है ना। जो लोग मेरे लिए है वही लोग उनके लिए है, सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि जो मेरा सिटीजन है इंडियन सिटीजन मैं उसको फेवर करूंगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन मतलब जो भारत के सिटीजन उनको सिर्फ अवेलेबल है ना। उसका रीजन है जब मैं बताऊंगा ना आर्टिकल क्या नाम है 15 में क्या 16 में क्या, खुद ही तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई ना कि कुछ राइट्स क्या है, ऐसा नहीं है खाली सिटीजन ऑफ मतलब भारत के जो सिटीजन है उनको ही अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल सिर्फ उनको है और कुछ सबको अवेलेबल है, ठीक है। दूसरी चीज एक चीज ये भी है, देखो यार मैंने आपको बताया कि जो मौलिक अधिकार है ज्यादातर क्या है राज्य के खिलाफ है ना, ये स्टेट के खिलाफ है। स्टेट के खिलाफ इसलिए है कि कल को स्टेट इतनी ताकतवर ना बन जाए, है ना, कल को स्टेट पे के पास इतनी पावर ना आ जाए कि वो जो इंसान है उसको जो बेसिक जो उसके राइट्स हैं उनको भी ना यूज कर पाए, ठीक है। तो ये है, लेकिन क्या है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, खाली अगर ये देखो मैं आप जो बुक पढ़ना आप इत्मीनान की मतलब इत्मीनान से पढ़ना उसको, है ना। और क्योंकि पता क्या मैं बताऊँ आपको पॉलिटी में क्या चीज है, देखो आपके जो क्वेश्चन होंगे ना, अगर आपने लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ ली है अच्छे से और आपने क्वेश्चन लगाने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप ये मान लो कि यूपी पीसीएस में खासकर मैं बताऊं आपको 150 में से करीब 150 में से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, 20 से ऊपर ही आते हैं क्वालिटी के। और ये समझ लो कि शायद आपका एक भी गलत नहीं होगा, है ना। ठीक है, एक गलत हो जाए कि वो तो यार ह्यूमन एरर हो जाती है, कुछ नहीं आया, है ना। क्योंकि जो क्वालिटी के क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है इस तरीके से, क्योंकि आप देखो जो हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, जो हम लोगों के प्रेसिडेंट के टॉपिक है, ये सब मतलब ऐसा तो नहीं है वो चेंज हो रहे हैं, है ना, सेम है बिल्कुल जो बुक में है वही हमारे एग्जाम में आएगा। बाकी एग्जाम के साथ क्या है, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें कैसा हिस्ट्री है, हिस्ट्री इतनी बड़ी हिस्ट्री है कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, आप कितना ही पढ़ लें उसको कम है ना। लेकिन आप लक्ष्मीकांत को पढ़ लो, ठीक है, वो पूरी भी नहीं पढ़नी, स्टार्टिंग का है बात मैं बताऊँ आपको, वो आधी बुक पढ़नी है, सच बताऊँ वो है इतनी मोटी बुक लेकिन वो पढ़नी सिर्फ आधी है ना। तो लेकिन क्या है ना वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट, मैं कह रहा हूँ आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यूपीएससी क्या है उसके बाद भी अब वो क्या कर रहा है वहां पर थोड़ा ना चेंज करता है, जैसे कि प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट लिख देगा, है ना, और हम जल्दबाजी में उसे देखते नहीं है, ठीक है ना, या फिर कोई सही स्टेटमेंट को गलत स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं अगर ये आएगा आपको ऑप्शन, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, है ना, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है ना, जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के विरुद्ध मिलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है ना, क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो आपका जो आर्टिकल 15 है ना, आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 15 पार्ट 2, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, देखो आर्टिकल 15 की ब्रैकेट में क्लॉज 2 है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में क्या है, वो क्या करता है आपके कि आप ना कहीं पे पब्लिक प्लेस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है, किसी के साथ, है ना, पब्लिक प्लेस में पॉन्ड्स में है इन सब मतलब जो पब्लिक मतलब एक तरीके से जो पब्लिक प्लेस है, ठीक है ना, वहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते किसी के साथ, है ना, कि उसके सेक्स के आधार पे, है ना, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, है ना। तो ये चीज ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये राज्य के भी खिलाफ है, राज्य भी ऐसा नहीं कर सकता और कोई इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता, है ना। इसी तरीके से जैसा आपका एंटिसिबिलिटी है, राइट, है ना, तो एंटिसिबिलिटी आपका राज्य भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, स्टेट भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे एंटिसिबिलिटी प्रैक्टिस हो, और ना ही कोई इंडिविजुअल ऐसा कुछ काम कर सकता, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत होगा कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है ना। ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपके राज्य के भी खिलाफ है और आपके इंडिविजुअल के लिए खिलाफ है, ठीक है, समझिए आप, है ना। ये हो गया। हाँ दूसरी, हाँ फिर ये मैंने एक पॉइंट तो लगभग आपको पढ़ाई दिया। देखो ये है फंडा जो देखो फिर से मैं देखो अगर आपको एक और स्टेटमेंट बोलता हूँ, ठीक है, मैं अगर आपको ये बोलूँ कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ऑल द फंडामेंटल राइट्स पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट, है ना, कि सारे मौलिक अधिकार, है ना, राज्य के ऊपर एक मतलब बाधा के रूप में, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैंने आपको जितने भी अभी बताऊंगा राइट की इक्वालिटी की है स्टेट के खिलाफ, है ना, उसके अलावा आपके राइट मतलब फ्रीडम का जो अधिकार है, ठीक है, वो भी स्टेट के खिलाफ, राइट टू रिलीजन वो भी सब स्टेट के खिलाफ, है ना। तो सारे ही राज्य के खिलाफ है ना। तो लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट ना, कि सारे मौलिक अधिकार क्या राज्य के ऊपर बंधन है, तो ये गलत होगा, है ना।
अगर इसमें ऑल की जगह मोस्ट ऑफ द आए है ना, तो इसलिए ना जब भी आप कभी यूपीपीसीएस या यूपीएससी के क्वेश्चन लगाओ तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना, ऑल है ना, ऑल हो गया, ओनली हो गया, इस तरह के जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इनको बहुत ध्यान से पढ़ा है ना। ये क्या होते हैं 90% गलत ही होते हैं है ना, इनको आप वैसे भी गलत मान सकते हो लेकिन फिर भी उस ऑप्शन को ध्यान से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर अगेंस्ट, ठीक है। जैसे क्या आर्टिकल 21A, ठीक है ना, आर्टिकल 21A क्या है, राइट टू एजुकेट, ठीक है ना, जो आपके एजुकेशन का अधिकार है, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन में क्या है, स्टेट एक तरीके से उसको पॉजिटिव वो दिया गया है ना, कि जो राज्य है वो एक पॉजिटिव काम करे, ठीक है। वो जो आपका 6 साल तक वो था कि आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है ना, स्कूलिंग वो करें, ठीक है ना, जो आपके 14 ईयर्स तक हैं उनको फ्री आप एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है ना। तो ये राज्य को एक तरीके से पॉजिटिव वो दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा एक सेकंड में देखता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके अलावा देखो जब हम आर्टिकल 15 क्लॉज 3 पढ़ते हैं, ठीक है ना, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या बोलता है, जब आर्टिकल 15 पढ़ाऊंगा ना तब और क्लियर समझ आ जाएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये बोलता है कि राज्य चाहे अगर, है ना, राज्य अगर चाहे, देखो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 15 जब पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगा, लेकिन सिर्फ अभी आर्टिकल 15 में ये 15 क्लॉज 3 में ये ध्यान रखना कि राज्य अगर चाहे, ठीक है ना, अगर स्टेट चाहे तो वो चिल्ड्रन और वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है ना। तभी तो क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए हम लोग जैसे रिजर्वेशन तो मिलता है ना, जैसे आप यूपीसीएस का फॉर्म भरोगे तो उसमें क्या है ना, एक रिजर्वेशन तो अलग है, जैसे कि आपका एससी का रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन, ये क्या होते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। फिर क्या होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है ना, तो उसमें क्या है गर्ल्स को एक्स्ट्रा 20% रिजर्वेशन दिया गया है ना। तो अब आप कल को ये नहीं जा सकते कोर्ट में कि भाई आपने गर्ल्स को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन क्यों दे दिया, है ना, ठीक है। तो क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ये बोलता है कि राज्य अगर चाहे, स्टेट अगर चाहे तो वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ना कि सारे के सारे जो मौलिक अधिकार है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मौलिक अधिकार स्टेट के ऊपर कोई बंधन है ना, स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं काम करने से, है ना। फंडामेंटल आप खुद सोचो ना, फंडामेंटल राइट एक्चुअली में क्या है ना, वो राज्य को रोकते हैं काम करने से, है ना। आप खुद सोचो राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया, क्यों उसको मौलिक अधिकार से संवैधानिक अधिकार दिया गया है, क्यों, मैंने आपको कल ही बताया था। अगर वो ही मौलिक अधिकार आज भी होता ना, तो आप जैसे मान लीजिए कोई जमीन सरकार ने अधिग्रहण करी है ना, तो जैसे अधिग्रहण करते कुछ भी होता सब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाया करते, है ना, और सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया करता, है ना, ठीक है। तो कभी मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं हो पाते। जो सोशलिज्म का जो इंडिया का मॉडल है, ठीक है, कि जो अमीरी और गरीबी है ना, जो उस टाइम जमींदार लोग थे जिनके पास बहुत बहुत लैंड थी, है ना, उसको डिवाइड किया जाए गरीब लोगों में भी, है ना, वो हो ही नहीं पाता, ठीक है। तो क्या है, जो आपके मौलिक अधिकार है ना, ये राज्य के ऊपर एक तरीके से प्रतिबंध लगाते हैं, है ना, रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, है ना, बंधन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि ये सिर्फ बंधन ही लगाते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में ये बोलता है कि अगर राज्य चाहे तो वो क्या है स्पेशल प्रोविजन भी बना सकता है, ठीक है। उसके अलावा राइट टू एजुकेशन मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, गाइडलाइंस दी जाती है राइट टू आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू एजुकेशन के रूप में स्टेट को गाइडलाइन दी जा रही है कि आप ये पॉजिटिव काम करो, है ना, आप 14 ईयर्स तक के बच्चों को आप पढ़ाओ, है ना। ये तो नहीं कह रहा ना कि अगर आप कुछ काम करोगे तो हम उसके ऊपर मतलब स्टेट का कोई नुकसान होगा, वो तो एक तरीके से पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या अंतर है? सर बताया तो था कल। लीगल राइट देखो, लीगल राइट क्या था, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। लेकिन जैसे राइट टू प्रॉपर्टी क्या है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। लीगल राइट क्या होते हैं आपके, लीगल राइट वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जैसे कि आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है, उपभोक्ता कंज्यूमर को ये पावर है, उसका ये अधिकार है कि अगर उसके साथ मतलब कोई छल कपट होता है ना, मतलब उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कहीं, है ना। जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, उस पर एक्सपायरी लिखी है ना, आपसे प्राइस एमआरपी से ज्यादा मांग ली है, तो आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये जो आप कोर्ट जा रहे हो ये आपका लीगल राइट है, ठीक है, क्योंकि वो संविधान में कहीं नहीं लिखा है ना, उस पर एक कानून बना हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वो होते हैं जो देखो कुछ तो हो गए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स के बाहर भी कुछ लॉज लिखे हुए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, है ना। जैसे आपका राइट टू प्रॉपर्टी हुआ,
तो राइट टू प्रॉपर्टी जैसे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब सिंपली ये है कि जो राइट जो चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो गई। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर उस पर कोई लॉ बना हुआ है ना, और वो फोर्स में है, वो आपके लीगल राइट होगा। ठीक है, सिंपली बस इतना ही समझो यार, इससे डीप में नहीं जाओ, कहीं नहीं आएगा। बहुत सिंपल मैं बताता हूँ आपको। जितनी भी ये कॉनोटेशन है ना वर्ड्स हैं, इनका बहुत बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है ना। यही पूछ रहे हैं, कोई वो अंदर से कुछ नहीं पूछ रहे। ठीक है, अंदर से पूछेंगे ना तो यार वो पॉलिटिकल साइंस के डीप कंसेप्ट है ना, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डीप कंसेप्ट है। ओके सर कल जो एक क्वेश्चन पूछा था 331 वाला, वो देखा था आपने? चेक किया था? अरे यार मैं भूल गया। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट चलो क्लास देख में लेंगे, है ओके ना, सर। देख लेंगे। या फिर आप एक काम करना, चलो मैं बता ही दूंगा सबसे, देख के। हाँ ठीक है, ये सब मैंने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद देखो अब नेक्स्ट आर्टिकल 12 से ही बताता हूँ आपको। वो तो पता ही होंगे 6 फंडामेंटल राइट है ना। राइट टू इक्वालिटी, एक आपका राइट टू इक्वालिटी हो गया है ना, एक आपका हो गया राइट टू फ्रीडम हो गया है ना। देखो इस चीज को बहुत ध्यान रखना। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको फीचर्स बताए, ये लक्ष्मीकांत में लिखते हुए एक बार सारे फीचर पढ़ लेना, सारे समझ में आ जाएंगे। जो ना समझ जिनमें समझाने का ऐसा नहीं है ना, मैंने वही छोड़े हैं बस। जिनमें थोड़ा समझ चाहिए थी आपको, मेरे हिसाब से समझ भी आ गया होगा आपको, है ना, तो वही मैंने उसके अलावा देखो। ठीक है, सबसे पहले है ना जो नेक्स्ट चीज है, खासकर यूपीएससी में भी मैचिंग आ सकती है, ये तो यूपीपीसीएस तो खूब पूछ लेता है ये भी। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज आपको मैं बताऊं, हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स कितने हैं। ठीक है, हम लोगों के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, 6 फंडामेंटल राइट है, इसलिए बता रहा हूँ यार। मेरा इंटरव्यू था, मतलब मेरा जब इंटरव्यू था ना, मेरे से मॉक इंटरव्यू दे रहा था, मेरे से पूछा था हम बहुत बड़ी बड़ी चीज तो पढ़ लेते हैं अंदर अंदर। अब मेरे से उन्होंने बताइए आप कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, मैं कंफ्यूज हो गया था, 6 हैं 7 हैं। हाँ, मैंने बता तो दिए थे जब मैंने उनको बताया कि करके 6 गिन दिए थे, लेकिन एकदम ध्यान रखना है ना 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, खासकर जैसे एसएससी वगैरह में आ जाते हैं, अब तो वो भी नहीं पूछते होंगे सर, लेकिन सिंपल ये है कि अभी हम लोग को 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले 6 कैसे बता देता हूँ एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले जो आपका फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, हिंदी में ये आपका है समानता का अधिकार। ठीक है, ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के। ठीक है, सेकंड जो है आपका राइट टू फ्रीडम, हिंदी में ये है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आपका जो आर्टिकल है इसमें आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। ठीक है, थर्ड है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, आर्टिकल 23 24, हिंदी में ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। फोर्थ है राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 30, ये है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था ना, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 के में तो आपके पास जो आपका राइट है वो आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 226 में आपका राइट फंडामेंटल राइट नहीं है, तो बहुत क्लियर ध्यान रखना, है ना, ये चीजें। ठीक है, है ना। अब देखो, अब हम लोग ना नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या, देखो मैं आपको आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 बता देता हूँ ना, थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, है ना, बाकी चीजें हो जाएगा मेरे ख्याल से, 2 क्लासेस हो लेंगे, क्योंकि जो कंसेप्चुअल चीजें थी ना वो यही थी। आगे तो 3 4 मेन वो है, जो आपके आर्टिकल हैं वो मेन है ना, उनको उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी तो कोई ज्यादा नहीं बोल रहा बता मैं, लेकिन सारे दूंगा। ठीक है, आर्टिकल 12 है ना, आर्टिकल 12 में देखो इसमें है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, है ना, राज्य की परिभाषा कि राज्य है क्या, है ना। तो स्टेट देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता रहना हूँ। देखो स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब सुनते रहना है। स्टेट का मतलब क्या है, आपका सेंट्रल जो आपका पार्ट वो है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर, है ना। इसका मतलब क्या है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या मतलब, जो आपकी सरकार है ना, जो हमारी केंद्र की सरकार है, वो भी एक स्टेट है। उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेचर जो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट भी एक हमारा स्टेट है ना। तो मतलब क्या है स्टेट, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मौलिक, जहाँ फंडामेंटल राइट्स के में जहाँ 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 पर स्टेट का जिक्र होगा, उस स्टेट का मतलब क्या होगा, उस स्टेट का मतलब होगा आपका एग्जीक्यूटिव, जो आपकी केंद्र की सरकार है, वो जो केंद्र में आपकी विधायिका है, केंद्र में विधायिका कौन होती है, पार्लियामेंट है, राज्यसभा लोकसभा वो भी स्टेट है। मतलब कल को अगर केंद्र कोई ऐसा काम करता है या आपका पार्लियामेंट कोई ऐसा काम करता है जिससे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगी, है ना, उसको अमान्य कर देगी। ठीक है, पहली चीज।
अब देखो, क्योंकि जो सेंटर में प्रैक्टिस होता है वही स्टेट में होता है, तो स्टेट में भी यही है ना। स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। राज्य सरकार और विधायक, वो विधानसभा, ठीक है। कल को राज्य सरकार और विधानसभा कोई ऐसा काम करेगी, मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो भी स्टेट है ना, के खिलाफ भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज आती है लोकल बॉडी। अब देखो लोकल बॉडी से क्या मतलब होता है, लोकल बॉडी से मतलब होता है जो हमारी लोकल, एक तरीके से लोकल सरकार होती है ना। अब आप देखो इंडिया में क्या थ्री टाइप स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, एक सेंटर में, एक स्टेट में हो गया, फिर एक क्या लोकल लेवल, है ना, पंचायत। अब इसमें कौन कौन आएगा, आप देखो आपको पंचायत राज आएगा, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन आएंगे, है ना, जो भी चुनाव हुए तो पंचायत राज के वो आएंगे। म्यूनसिपैलिटीज आएंगी, मतलब क्या, म्यूनसिपैलिटी का मतलब जो आपके नगर निगम है ना, नगर निगम है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है, ये सब स्टेट का पार्ट होंगे, राज्य का पार्ट होंगे, है ना। मतलब सिंपली आप ये समझ लो नटशेल में कि जहां पर भी सरकार का रोल होगा ना कहीं भी, वो राज्य होगा, ठीक है ना। ये एग्जांपल हो गए। उसके बाद देखो एक चीज आती है अदर्स, है ना। अदर्स जैसे बुक में लिखा होगा आपके अदर्स, ठीक है ना। अदर्स में देखो क्या चीज है कि मान लीजिए कोई ऐसी बॉडी है जिसको क्या है, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसको पैसा देती है ना। तो आप सिंपली ये ध्यान रखना कि जहां पर भी स्टेट आ गया, चाहे वो पैसा दे रही है ना, वो चाहे वो हो सकता है कोई बॉडी बनाई है ना उसने, ठीक है, कोई भी मान लीजिए कोई बॉडी बनाई किसी काम के लिए, अब सरकार उसको पैसा दे रही है, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, तो वो स्टेट है, क्योंकि उसमें स्टेट का रोल आ गया, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज क्या, कोई भी बॉडी अगर बाय लॉ क्रिएट की गई है, जैसे कि आपको मैं बताऊं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, है ना, ये सब क्या है बाय लॉ, है ना, कानून के द्वारा बनाई गई है। तो जो भी बॉडी है ना कानून के द्वारा, मतलब जो भी बॉडी लॉ के द्वारा बनाई गई होगी वो भी स्टेट होगी, है ना। कल को अगर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कल को कोई ऐसा काम करते हैं या ऐसा कोई ऑर्डर निकाल देते हैं जो किसी के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या, वो भी स्टेट में ही काउंट होगी, ठीक है है ना। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, अदर मीन कि कोई ऐसी बॉडी जो राज्य का काम कर रही है, जो स्टेट का काम कर रही है, वो भी स्टेट, वो तो ऑब्वियसली स्टेट होगी, है ना। और कोई ऐसी बॉडी जिसको स्टेट कंट्रोल करे, ठीक है, ये चीज है ना। मैं फिर से आपको बता देता हूँ राज्य का मतलब क्या होगा। राज्य का मतलब देखो आपकी केंद्र की सरकार है, सेंट्रल केंद्र का ही लेजिस्लेचर, है ना, आपका पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, आपका माइक कौन है, रंजीत यार अपना माइक ऑफ करो। हेलो, हाँ मैं क्या बता रहा था, आपका राज्य का स्टेट क्या हुआ। हेलो, हाँ तो मैं आपको बताता राज्य क्या होगा, ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल लेजिस्लेचर, है ना, आपकी केंद्र की सरकार और आपकी केंद्र की विधायिका, ठीक है। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट की विधायिका, ठीक है। थर्ड आपका क्या होगा, जो भी लोकल बॉडी है, ठीक है, जैसे आपका पंचायत, आपकी म्यूनिसिपैलिटी, आपकी कॉर्पोरेशन, बोर्ड। उसके बाद अदर्स में क्या होगा, कोई भी बॉडी, है ना, कोई भी बॉडी तो स्टेट कंट्रोल कर रहा हो, है ना, या तो स्टेट उसको फंड दे रहा हो, या स्टेट खुद उसको कंट्रोल कर रहा हो, या स्टेट का वो काम कर रही है, राज्य का काम कर रही है वो, है ना, या राज्य ने लॉ से बाई लॉ बनाया हो उस बॉडी को, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट, ठीक है, ये सब क्या होंगे स्टेट, ठीक है, सिंपली होती है ना। तो राज्य की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो ना इसमें दो तीन चीजें आती हैं जैसे कि पहले बहुत इशू उठा था कि जो बीसीसीआई है ना, बीसीसीआई क्या इंडिया में राज्य की परिभाषा में आएगा, है ना। तो इस पर लोधा कमेटी वगैरह सब बैठी थी, तो करंटली ये है कि बीसीसीआई जो है वो राज्य की परिभाषा में नहीं आता, है ना। फिर मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, पूछता क्या मैं बता ही देता हूँ, चलो। जुडिशरी जो है, देखो मैंने आपको बताया कि यार जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी राज्य में है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी राज्य में है, आपका जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो भी राज्य में है, आपका स्टेट लेजिस्लेचर वो भी राज्य में है। तो जो गवर्नमेंट के दो जो पार्ट हैं वो तो राज्य की सूची में आ गए। जो तीसरा पार्ट होता है जुडिशरी, क्या वो भी राज्य की सूची में आता है, बताओ कोई बताएगा। जुडिशरी जुडिशरी का पार्ट आता है नहीं आता? यस सर। नहीं सर, नहीं। चलो मैं बता देता हूँ ना। देखो जुडिशरी क्या है, जुडिशरी, अब आप इसको ध्यान रखना और इसको हमेशा ध्यान रखना है। जुडिशरी क्या है, स्टेट की परिभाषा में आता भी है और स्टेट की परिभाषा में नहीं भी आता।
वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो उसके काम पे डिपेंड करेगा। किस काम पे डिपेंड करेगा, देखो सुनो, जुडिशरी, ठीक है ना, अगर जुडिशरी अपना मतलब एक तरीके से जस्टिस का काम कर रहा है ना, वो अगर केस को सुन के उस पे कोई फैसला सुना रहा है, तब जो जुडिशरी है और राज्य के काम, तब वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता है ना, तब वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। लेकिन अब आपको पता है, जब आप हाई कोर्ट पढ़ोगे, है ना, हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट क्या होती है ना, हाई कोर्ट क्या होती है, जैसे आप किसी ने अगर एग्जाम फिल किया हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम होता है, आरओ एआरओ का, स्टेनोग्राफर है ना, क्लर्क का एग्जाम होता है ना, तो वो भी नोटिफिकेशन निकालते हैं, है ना। तो कल को मान लो कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाल लें, जैसे मान लो एससी का रिजर्वेशन है 21%, वो रिजर्वेशन वो एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन निकालने और उसमें रिजर्वेशन नहीं मिले, है ना, तो ये क्या हुआ, ये अंडर आर्टिकल 14, है ना, जो आपका राइट टू इक्वालिटी में, ठीक है ना, क्लॉज है, सेकंड क्लॉज है, उसका उल्लंघन हो गया, है ना। तो क्या होगा, जो आपका राज्य है, तो हम लोग क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ भी कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो जुडिशरी के काम कर रही है, जब वो अपना जुडिशियल फंक्शन कर रही है, जब वो केसेस को उनको निपटारा कर रही है, तब तो वो स्टेट का पार्ट नहीं है। लेकिन जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है, जब वो प्रशासनिक काम कर रही है, जब वो अपना स्टाफ है उनको एडजस्ट कर रही है, उनको रिक्रूट कर रहे हैं, है ना, तब वो स्टेट का पार्ट है ना। इसको सिंपली बस इतना ध्यान रखना है ना। कोई आपसे पूछे कि वेदर जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ स्टेट और नॉट, है ना, क्या न्यायालय, है ना, आपका उसका जो न्यायपालिका है वो क्या राज्य का पार्ट होती है, तो आप बोलेंगे होती भी है और नहीं भी होती है ना। जब जुडिशरी जुडिशियल फंक्शन कर रही है तब वो स्टेट का पार्ट नहीं होती है। उसके अलावा जब वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है तब वो राज्य का पार्ट होती है, ठीक है, ये चीज होती है ना। इसके बाद देखो आर्टिकल 12 खत्म हो गया, आर्टिकल 13 में आपको बता देता हूँ ना, सर आर्टिकल 13 भी काफी बड़ा है। अच्छा चलो, किसी को इतने में कुछ पूछना हो तो पूछ लो यार। हेलो हेलो सर नेक्स्ट क्लास में वो एक बार बता देना, जो आप पूछते था ना आपसे लोकसभा वाला, वो एक बार बता देना। एक चीज बताओ, ये समझ में तो आ रहा है, ये इतना मतलब मेरी डेप्थ सही है या फिर थोड़ा जैसे मैम ने पढ़ा दिया तो मैं थोड़ा तेज पढ़ा लूँ सर ये जो कंडीशन आपने बताई है ये दोनों पर लागू होती है, हाई कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट? हाँ, जुडिशरी तो जुडिशरी है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये थी। अरे ये बताओ, मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। एक चीज ध्यान रखना, अभी क्या है ना, ये जाता है ना कंसेप्चुअल पार्ट का, आर्टिकल 13 में भी थोड़े केस लॉज आते हैं, वो मैं थोड़ा इत्मीनान से पढ़ा दूंगा। फिर जैसे आपका आर्टिकल 14 थोड़ा मतलब थोड़ा सा डीप, मतलब थोड़ा सा डीप क्या मतलब, ठीक है, आर्टिकल 14, उसके बाद आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, है ना, ये 3-4 है जो बड़े बड़े हैं ना। उसके अलावा तो मैं तेज बता दूंगा ना, आप ना जो मैं बताऊँ उसको एक बार ध्यान कर लेना और लड़की पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि जो आपका आर्टिकल 13 है ना, आर्टिकल 13 में क्या है आपका, आर्टिकल 13 से देखो पहली चीज तो ये आता है कि इंडिया में लॉ क्या है। अभी तो हमने पढ़ा स्टेट क्या है ना, राज्य क्या है ना। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन आ भी सकता है कि स्टेट क्या है, कितना ऑप्शन में आ जाए, कभी भी आ सकता है ना। तो ये हो गया लॉ क्या है इंडिया में, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ आप, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो संविधान संशोधन है, क्या ये इंडिया में लॉ में आता है या नहीं आता? किसी ने पढ़ाओ, जो संविधान संशोधन होता है ना, तो वो इंडिया में लॉ की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता? नहीं, वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ नहीं है। क्या चीज? चलो मैं बता ठीक है ना। चलो यार, किसी को पूछना हो तो पूछ लो, क्योंकि आर्टिकल 13 थोड़ा सा बड़ा है यार, इसमें ना 3-4 आपकी वो भी आती हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। सर मैं ये कह रही थी, जैसे मौलिक अधिकार होते हैं, तो अगर उसका हमारा संसद ऐसा कोई कानून पास करते हैं जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है हमारा, तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो उसको कैंसिल कर देती है, मतलब उसको जीरो कर देती है। तो उस कानून को क्या कहते हैं जब उसको जीरो करती है? तुमने कानून को क्या कहते हैं? हाँ, जैसे वो हमारा कानून संसद ने लॉ पास किया था, आशीष सर, वो
कर दें ऑफ? हाँ सर बंद कर दो। अच्छा आप एक्चुअली क्या है ना, मेरे को देखो मैं सच बताऊँ, मेरे को एक्चुअली नहीं पता एग्जैक्ट वर्ड उसके क्या कहते हैं, है ना, इतना वो यूज का भी नहीं है, लेकिन चलो आपने भी ये क्वेश्चन बताया मैं देख